नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। इस औरत को देख रही हो जिसकी गोद में बच्चा है? हाँ हाँ, देख रही हूँ। कौन है यह? अरे, इसको नहीं जानती तुम? यह पवन सेठ की दूसरी औरत है। पहली औरत मर गई, तब उसने इस औरत से शादी कर ली। हाय, कहाँ वह बुढ़ा पवन सेठ और कहाँ यह औरत। हैरानी से दूसरी औरत बोली। तब पहले वाली ने चटकारा लेकर कहा, इसकी गोद में जो लड़का है वह पवन सेठ का नहीं। अच्छा, तब फिर किसका है? पवन सेठ के नौकर रामलाल का। पहली वाली औरत ने जवाब दिया, अरे पवन सेठ की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है। इस औरत ने कैसे कर ली शादी? फिर पहली औरत ने गुत्थी खोली। सुना है यह औरत विधवा थी। इसने पवन सेठ को देखकर शादी नहीं की बल्कि उसकी ढेर सारी दौलत देखकर की। आगे की बात निर्मला ना सुन सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तभी ये दोनों औरतें सीढ़ियाँ उतर रही थी। निर्मला को देखकर ही वह औरतें यह बातें कह रही थी। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर न जाते हुए उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर से हैरान होकर पूछा, मेम साहब, आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? जल्दी चलो बंगले पर, निर्मला ने अनसुना करते हुए आदेश दिया। आगे ड्राइवर कुछ ना बोला। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। निर्मला की गोद में 1 साल का बच्चा नींद में बेसुध था, मगर कार में बैठने के बाद भी उसका मन उन दोनों औरतों के तानों पर लगा हुआ था। उन औरतों ने जो कुछ कहा सच था, सच ही कहा था। निर्मला उदास हो गई। निर्मला पवन सेठ की दूसरी ब्याता है। पहली पत्नी आज से 3 साल पहले गुजर गई थी। यह भी सही है कि उसकी गोद में जो लड़का है वह नौकर रामलाल का है। रामलाल जवान और खूबसूरत है। जब निर्मला ब्याह कर पवन सेठ के घर आई थी तब पहली बार उसकी नज़र रामलाल पर पड़ी थी, परंतु निर्मला ने हमेशा ही पतिव्रता धर्म का पालन किया। पवन सेठ के खूंटे से बंध गई। अभी उसकी उम्र का 34वां पड़ाव चल रहा है। इससे पहले जब वह 20 साल की थी तब उसकी शादी राजेश से हुई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर ट्यूशन करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। निर्मला की सास झगड़ालू औरत थी। हरदम वह उस पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह चिल्लाना उसका स्वभाव था। मगर वह दिन काल बनकर निर्मला पर टूट पड़ा जब एक कार वाला राजेश को रौंद कर चला गया। अभी उनकी शादी हुए 7 महीने भी नहीं हुए थे और वह विधवा हो गई। समाज की जरूरी रस्मों के बाद निर्मला की सास ने उसे डायन बता दिया। यह कहकर उसे घर से भी निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। निर्मला भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। अब उसे विधवा जिंदगी जीते हुए 14 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोगा पंथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती। उसे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी है। ऐसे में वह कई बार सोचती है कि अभी माँ बाप जिंदा है लेकिन कल वे नहीं रहेंगे, तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द उसे हरदम कचोटता रहता था। निर्मला कई बार यह सोचती थी कि वह माँ बाप से अलग रहे, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे। वह वैसी मर्दों की निगाहें अब भी उस पर गड़ी रहती। माँ और बाबूजी भी उसे देखकर चिंतित रहते। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि निर्मला की जिंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते हैं कि निर्मला की दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी कश्मकश में समाज के कुछ ठेकेदार पवन सेठ का रिश्ता लेकर निर्मला के बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था कि पवन सेठ बहुत पैसे वाला है।
उसका बड़ा भाई मनोहर सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच घर की जायदाद को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था, क्योंकि पवन सेठ की पत्नी शादी के इतने सालों बाद भी वारिस नहीं दे सकी। बड़े भाई की गिद्ध की नज़रें पवन सेठ की संपत्ति पर थी। वह चाहता था कि छोटे भाई की कोई संतान तो है नहीं, इसीलिए सारी संपत्ति वही धरास हथिया लेगा। शादी के 45 साल बाद 3 साल पहले पवन सिंह की पत्नी बिना कोई वारिस दिए इस संसार से विदा हो गई। अब पवन सेठ की उम्र 65 वर्ष है, वह विधुर है और उसकी कोई संतान भी नहीं। फिर यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा? तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह निर्मला की जिंदगी का सवाल है, पवन सेठ के साथ वह खुश रहेगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि पवन सेठ नदी किनारे खड़ा ठूठ है, न जाने कब बहाव में बह जाए, फिर निर्मला विधवा की विधवा रह जाएगी। तब समाज के ठेकेदारों ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह विधवा जरूर हो जाएगी, मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। पवन सेठ को निर्मला से वारिस की चाहत, नहीं तो उसका बड़ा भाई सारी संपत्ति हथिया लेगा। पवन सिंह अब बूढ़ा हो चुका है, इस उम्र में उसे सहारा चाहिए, संतान नहीं तो पत्नी ही सही। तब बाबूजी ने निर्मला से पूछा, निर्मला तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वह समझाते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता? और मेरे लिए? हाँ निर्मला, तुम्हारे लिए रिश्ता है, मगर बाबूजी मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझाते हुए निर्मला बोली तो पिताजी कहने लगे, हाँ नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम यह लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काटोगी बाबूजी। निर्मला ने जब यह बात कही तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए। फिर निर्मला खुद ही बोली, मगर बाबूजी मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप बूढ़े पवन सेठ के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं ताकि मुझे जीवन बिताने के लिए अपार धन संपत्ति और पुरुष की आड़ मिल सके, भले ही वह बुजुर्ग क्यों न हो। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। बोलकर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली। तब वह भी सहमति देते हुए बोली, बाबूजी आप किसी तरह की चिंता मत करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया। फिर पवन सेठ के साथ निर्मला की बेमेल शादी हो गई। निर्मला पवन सेठ के बंगले में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर रामलाल 20 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहाँ अधेड़ औरतें थी। पवन सेठ निर्मला को पत्नी सुख नहीं दे पाता, संतान तो दूर, यहाँ तो रिश्ता संभालना भी मुश्किल हो गया था। पवन सेठ ने कई बार निर्मला से कहा था, निर्मला तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुमसे औलाद की आस रखता हूँ, तुम मुझे एक औलाद दे दो, हम दोनों के लिए ही संतान बहुत जरूरी है। वारिस नहीं हुआ तो खानदान के बड़े लोग मेरी सारी संपत्ति बड़े भाई को सौंप देंगे, फिर तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, मैं तुम्हारे आने वाले जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूँ। तुम भले ही मेरे नौकर रामलाल से संबंध बनाओ, परंतु मुझे एक वारिस जरूर चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही गुप्त रहे। मैं रामलाल को अपार धन संपत्ति देने को तैयार हूँ। तुम उसे अपने चंगुल में फंसा कर इस घर का वारिस मुझे दे दो, भले ही वह नौकर का खून हो। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। निर्मला पवन सेठ की आंखों का इशारा समझ गई। तब उसने नौकर रामलाल से बातचीत करना शुरू किया। निर्मला उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी वह अपना आंचल गिराती, मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। रामलाल ने कहा, मेम साहब आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप क्यों ऐसा करती? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है। निर्मला मुस्कुरा कर बोली तो फिर धीरे से रामलाल भी मुस्कुरा दिया। फिर क्या था, निर्मला की शय पाकर जब भी मौका मिलता वे दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फायदा यह हुआ कि निर्मला एक दिन पेट से हो गई। पवन सेठ बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब पवन सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। निर्मला और बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख ली गई। निर्मला पवन सेठ से और अधिक बेवफाई नहीं करना चाहती थी, भले ही इसमें एक पवन सेठ की सहमति थी, परंतु उसे रामलाल से और कुछ नहीं चाहिए था।
पवन सेठ ने भी रामलाल को बहुत सारे पैसे दे दिए और उसे अपनी दुनिया से बहुत दूर जाने को कह दिया। रामलाल इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश हुआ और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गया। वैसे तो हमेशा ही आया बच्चे को रखती थी, उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आज निर्मला उस बच्चे को पहली बार अपने साथ बाजार लेकर गई। मेम साहब, बंगला आ गया। जब ड्राइवर ने यह कहा तब निर्मला पुरानी यादों से लौटी। जब वह कार से उतरने लगी तब ड्राइवर ने पूछा, मेम साहब, जिस दुकान पर आप खरीदारी करने पहुंची थी वहां से बिना खरीदारी किए क्यों लौट आई? मेरा मूड बदल गया, निर्मला ने जवाब दिया। मूड तो नहीं बदला मेम साहब, मगर मैं सब समझ गया, कहकर ड्राइवर मुस्कुराया। क्या समझ गए मानमल? गुस्से से निर्मला बोली। इस बच्चे को लेकर उन औरतों ने। देखो मानमल, तुम अपनी औकात में रहो। बीच में ही बात काट कर निर्मला बोली। हाँ मेम साहब, मैं भूल गया था कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। माफ़ी मांगते हुए मानमल बोला, मगर सच बात तो होठों पर आ ही जाती है। क्या सच बात होठों पर आ जाती है? निर्मला ने पूछा। यही मेम साहब कि उन दोनों औरतों ने बच्चे को देखकर कहा होगा कि यह बच्चा सेठ जी का खून नहीं बल्कि उनके नौकर रामलाल का है। मानमल ने साफ साफ कह दिया। तब निर्मला गुस्से से बोली, देखो मानमल, तुम हमारे नौकर हो और अपनी हद में रहो। औरों की तरह हमारे संबंधों को लेकर बात करने की जरूरत नहीं। यह कहकर निर्मला कार से उतर गई। अभी निर्मला दालान पर पार कर रही थी कि आया ने आकर बच्चे को उससे ले लिया। निर्मला ने सेठ जी की तरफ देखा, वह बहुत खुश थे। मन ही मन निर्मला सोचने लगी, लोगों को बाहरी सच्चाई दिखती है। कई बार मजबूरी में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन लोगों को तो सिर्फ बात बनाने से मतलब है। उन्हें क्या मालूम कि यह बच्चा खून चाहे जिस किसी का भी हो, लेकिन मेरे और सेठ जी के लिए जीवन का आधार है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।